नमस्कार। 20वीं सदी की शुरुआत भारत न एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां करोड़ों लोगों की जो दबी हुई आवाजें थीं वो एक सैलाब बनने को बिल्कुल तैयार थीं। ये कहानी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा के जागने की कहानी है। तो चलिए भारत के पहले विशाल जन आंदोलन की जड़ों को खोद कर देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी ताकत थी जिसने एक पूरे देश को सड़कों पर उतार दिया, लाखों दिलों को एक ही धुन में धड़का दिया? इस विशाल जन सैलाब के पीछे की असली कहानी क्या थी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे पहले विश्व युद्ध के बाद भारत के हालात से। फिर गांधी जी के सत्याग्रह के विचार को समझेंगे। उसके बाद विरोध की आग, असहयोग का राष्ट्रव्यापी आह्वान, स्वतंत्रता के अलग अलग मायने, और आखिर में जानेंगे कि ये आंदोलन अचानक रुक क्यों गया। तो पहला पड़ाव प्रथम विश्व युद्ध के बाद का भारत। ये वो दौर था जब देश का माहौल, कह सकते हैं, एक बारूद के ढेर जैसा था, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। देखिए, युद्ध ने भारत की कमर ही तोड़ दी थी। अंग्रेजों ने अपना रक्षा खर्च पूरा करने के लिए आम लोगों पर नए नए टैक्स का बोझ डाल दिया। यहाँ तक कि इनकम टैक्स भी शुरू कर दिया गया। गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे हर घर में गुस्सा सुलग रहा था। और मानो इतना काफी न हो, 1918 से 1921 के बीच फसलें भी तबाह हो गईं, जिससे पूरे देश में भूखमरी फैल गई। और इसका नतीजा? भाई, महंगाई तो आसमान छूने लगी। सिर्फ 5 सालों में, मतलब 1913 से 1918 के बीच, आम जरूरत की चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। जरा कल्पना कीजिए, एक आम परिवार के लिए अपना गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया होगा। और इन मुश्किलों का जो इंसानी नुकसान हुआ, वो तो चौंकाने वाला था। उस दौर में अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जानें चली गईं। अब आता है दूसरा अध्याय, गांधी का सत्याग्रह का विचार। इसी मुश्किल भरे माहौल में एक नए नेता का आगमन होता है, और उनके साथ आता है संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, जिसने उस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। ये नया तरीका था सत्याग्रह। इसका मूल सिद्धांत था सत्य की शक्ति। ये सिर्फ विरोध करना नहीं था, ये एक विश्वास था कि अगर आपका मकसद सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की नहीं, बल्कि आत्मबल की जरूरत है। खुद महात्मा गांधी के शब्दों में अगर कहें तो सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह कहते हैं। मतलब ये कोई निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय, एक आध्यात्मिक शक्ति थी। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं था। गांधी जी ने भारत आते ही इसे जमीन पर आजमाया, और वो सफल भी रहे। 1917 में चंपारण के नील किसानों के हक के लिए, फिर खेड़ा के लगान से परेशान किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। तीसरा अध्याय, विरोध, दमन और त्रासदी। अब एक अन्यायपूर्ण कानून ने इस स्थानीय संघर्ष को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आग में बदल दिया, जो जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। ये कानून था 1919 का कुख्यात रॉलेट एक्ट। इसने ब्रिटिश सरकार को किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचलने की खुली छूट दे दी थी। मतलब सोचिए, किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। ये भारतीय लोगों के नागरिक अधिकारों पर एक सीधा हमला था। अब इस काले कानून के खिलाफ तो पूरा देश उबल पड़ा। जैसे जैसे विरोध की लहरें तेज हुईं, ब्रिटिश प्रशासन का सब्र भी जवाब दे गया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कमान सौंपी गई जनरल डायर को। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो काला दिन, जलियांवाला बाग। जनरल डायर का मकसद, जैसा कि उसने बाद में बड़ी बेशर्मी से कहा, एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय की भावना पैदा करना। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये सरासर बर्बरता थी। चौथा अध्याय, असहयोग का आह्वान। जलियांवाला बाग की उस भयावह घटना के बाद गांधी जी को ये एहसास हुआ कि अब एक और भी बड़े और भी ज्यादा व्यापक आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला सके। असहयोग का जो पूरा प्लान था वो बहुत सोचा समझा और स्टेप बाय स्टेप था। पहला कदम, सरकार द्वारा दी गई उपाधियां और सम्मान लौटाना। दूसरा कदम, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों
और सबसे अहम, विदेशी सामानों का पूरी तरह बहिष्कार करना। और अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो आखिरी कदम होगा एक पूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आता है 5वां अध्याय, स्वतंत्रता के कई अर्थ। आंदोलन में एक शब्द चारों तरफ गूंज रहा था, स्वराज। लेकिन मजे की बात यह है कि इस एक शब्द के मतलब हर किसी के लिए बहुत अलग थे। स्वराज का नारा तो एक था, पर इसके मायने हर किसी के लिए अलग अलग थे। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। जरा सोचिए, शहर में बैठे मध्य वर्ग के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार और राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी। लेकिन अवध के किसान के लिए, जो ऊंचे लगान और बेगार से पिसा जा रहा था, स्वराज का सपना था कि उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जमीन वापस मिलेगी। वहीं गुडेम हिल्स के आदिवासियों के लिए स्वराज का अर्थ था अपने जंगलों पर अपना पारंपरिक अधिकार वापस पाना। और बागानों में कैद मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था उस कैद से आज़ाद होकर अपने गांव लौट पाने का अधिकार। एक ही आंदोलन पर आज़ादी के कितने अलग अलग सपने। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक रुका हुआ आंदोलन। जब ये आंदोलन अपनी पीक पर था, अपनी चरम सीमा पर था, तब इसे अचानक रोक क्यों दिया गया? वजह थी 1922 में हुई एक घटना। चौरी चौरा में वहां एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। अहिंसा का जो मूल सिद्धांत था, वो टूट चुका था। इस एक घटना ने गांधी जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें डर था कि आंदोलन अब हिंसक रास्ते पर जा रहा है, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि एक अहिंसक जनसंघर्ष के लिए लोगों को ठीक से प्रशिक्षित करने की, उन्हें तैयार करने की जरूरत है। तो ये एक असफलता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक विराम था। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कोई भी नेता आज़ादी के अलग अलग सपने देखने वाले लाखों लोगों को एक साथ एकजुट कैसे रख सकता है, बिना इसके कि आंदोलन खुद ही अराजकता में बिखर जाए। ये वो चुनौती थी जिसका सामना भारतीय राष्ट्रवाद ने उस वक्त किया और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।